नमस्कार दोस्तों। अभी मोदी जी ने जो 12 मई को भाषण दिया था आत्मनिर्भर भारत, उस पर मैं अपने मन की कुछ बात बोलना चाहता हूँ। और जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज का जो इकोनॉमिक पैकेज दिया है उसके बारे में थोड़ा सा जो मुझे समझ है वो समझाना चाहता हूँ। इस कालखंड में ये जो संकट की परिस्थिति आई है, कोविड-19 आया है, सबको बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ रही है। लेकिन दोस्तों, हम इस कालखंड में आई हुई मुसीबत में भी सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे देश की लीडरशिप आज एक महापुरुष श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके कर्मयोगी टीम के साथ, पुरुषों के साथ में हम वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए हम काफ़ी कुछ बच गए इस महामारी के संकटों, और जो अदृश्य संकट थे उनसे भी बच गए हैं। अभी नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से देश का संचालन कर रहे हैं, जिस तरीके से बार बार में आकर के हर व्यक्ति को टच करके और उनको ये एक फीलिंग करवा रहे हैं कि जैसे परिवार में एक पिता की भांति, पिता कोई भी कष्ट आता है तो एक पिता जैसे बोलते हैं कि भी ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो एक वो जो बड़ा होने की जो अनुभूति घर में हमें मिलती है, वही सेम हमारे प्रधानमंत्री जी देश के सभी 130 करोड़ नागरिकों के साथ मिलकर के उनको एक संबल प्रदान कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। उनके पास हजारों काम है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी वो किसी भी नागरिक को ऐसा प्रतीत नहीं होने देना चाह रहे, देना नहीं चाहते कि जिससे कि उनको ये लगे कि नहीं, मैं एक संकट से घिरा हुआ हूँ। मुझे एक उदासीन आदमी इतना बड़ा संकट होने के बाद उदासीन हो जाता है, लेकिन वो एक संबल प्रदान कर रहे हैं, एक उत्साह प्रदान कर रहे हैं। और उसी कड़ी के अंदर आज भारत की जीडीपी का 10% इकोनॉमिक पैकेज देना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन कुछ हर आदमी, देश के अंदर 130 करोड़ लोग हैं, हर व्यक्ति की अपनी एक विचारधारा है। कुछ लोग उसको सही बताते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि साहब क्या दिया, कुछ नहीं दिया, घुमा फिरा करके लोन दिया। तो बोलने वालों की बातें अलग है। लेकिन जैसा एक पुस्तक के अंदर मैं देख रहा था कि जापान की एक कहानी थी छोटी सी, कि भी जापान के अंदर जो पहले पेंसिल बनती थी वो बहुत जल्दी जल्दी टूटती थी, लेकिन वो पेंसिल टूटने के बाद भी वो जापानी अपने पेंसिल ही यूज़ करते थे, बाहर की पेंसिल यूज़ नहीं करते। तो टीचर ने बोल दिया कि आप अमेरिका की, इंग्लैंड की पेंसिल क्यों नहीं यूज़ कर लेते, बार बार में छीलते हो उसको, फिर काम करते हो, एग्जाम में भी लेट होती है। बोले नहीं, यदि हम हमारा प्रोडक्ट हम खुद ही नहीं खरीदेंगे तो बाहर क्यों खरीदेगा। और आज जापान की पेंसिल सब जगह बिक रही है। जापान कहाँ पहुँच गया हम जानते हैं। तो जो राष्ट्रवाद का एक अवधारणा है, भाई आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा जब हम सक्षम होंगे। तो मोदी जी, ये जो कांग्रेस के कुछ मित्र हैं मेरे, ऐसा नहीं है कि मित्र तो सभी तरीके के लोग होते हैं, तो उनकी विचारधारा अपनी है, तो उनसे डिस्कशन हो जाता है। तो वो एक आज तो बहुत ही बड़ा मतलब मैं शेयर करूंगा आपसे कि बहुत बड़ा काम हुआ मेरे लिए कि 25 साल से एक मित्र था जो कांग्रेस विचारधारा का था, उसकी 2 पीढ़ियां कांग्रेस विचारधारा में चली गई, लेकिन आज के दिन उससे मेरा डिस्कशन कुछ ज़्यादा हुआ इसके ऊपर। मैं उनको इकोनॉमिक पैकेज के बारे में अपनी लैंग्वेज में समझा रहा था। तो लास्ट में उन्होंने झन्ना करके मुझे यही बोला कि यार क्या बड़ा काम कर दिया मोदी जी ने, देश के पैसा देश के काम लगाया, कौन सा अपने पास से लगाया है। मैंने कहा बहुत सही बात बोली तूने। अब मेरी बात सुन कि यदि कांग्रेस 60 साल में इस देश के संसाधन, राष्ट्र के संसाधनों को राष्ट्र के लोगों के लिए काम में ले लेती, अपने काम में नहीं लेती, तो आज भारत विश्व का बहुत बड़ी शक्ति होता। अब तेरे समझ में आई कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। तो वो बोला यार ये बात तो बहुत सही है, आज से मैं तेरी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो मुझे आज बहुत खुशी है कि 25 साल से जिसके साथ मैं रोजाना तर्क करता था वो आज मेरे साथ आ गया। ये तो एक पर्सनल बात हुई। लेकिन उसके बाद में आर्थिक पैकेज के अंदर जो उन्होंने दिए हैं पैकेज, चाहे वो एमएसएमई से रिलेटेड हो, एमएसएमई के अंदर 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया, 20% लिमिट अपनी उन्होंने बढ़ा दी, और अभी तो रिसेंटली 6 महीने के लिए लोन को भी एक्सटेंड किया है, जिससे लोन के ब्याज को भी, इस साल के ब्याज को भी लोन के रूप में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये आपको अपॉर्चुनिटी दी है। नरेगा के अंदर 41,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा किया है, मजदूरी को 182 रुपये से बढ़ा के 202 रुपये किया है। कृषि क्षेत्र के अंदर केसीसी को कितना बढ़ाया है, किसानों को अपनी फसल प्राप्त करने के लिए राइट दे दिए कि अपनी फसल के उत्तम दाम वो कैसे प्राप्त कर सकता है। कितने सेक्टरों के अंदर कितना काम किया है। लेकिन वो कोई लोग यही बोलते हैं, अच्छा जिनको जो एकदम असमर्थ थे उनको डीबीटी के माध्यम से सहायता भी पहुंचाइए, क्योंकि समर्थ करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो सोच भी उन्होंने रखी है। 12 करोड़ से 20 करोड़ लोगों को डायरेक्ट फायदा भी उन्होंने दिया है। तो इससे ज़्यादा और बेटर और क्या हो सकता है, क्योंकि वो सक्षम, एक तरफ तो हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत, एक सक्षम भारत, और सक्षम वही हो सकता है जो कर्मयोगी होगा। हम कर्म नहीं करेंगे। मोदी जी सबको कर्मशील बनाना चाहते हैं, किसी को भी भिखारी नहीं बनाना चाहते। हमारे देश के ये एक दुर्भाग्य रहा कि 60 साल हमारा देश ऐसे हाथों में रहा
कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हम सब देख रहे हैं, क्योंकि मैं भी आज 48 साल का हो गया, मैंने भी 23 साल की उम्र में सीए किया था, तो 25 साल तो मेरे को सीए किए वो हो गया। तो मैं ये जानता हूँ, मैंने कितनी सरकारें देखी हैं, इतनी सारी सरकारें देखी हैं। अटल जी का शासन भी देखा और एक मोदी जी का शासन देखा, दो ऐसे शासन देखे जिसमें राष्ट्र के प्रति प्रेम के भाव जो लोगों में आ रहे, वो राष्ट्र के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पण कर दिया। जो व्यक्ति राष्ट्र को अपने आप में समर्पण करके 14 घंटा 15 घंटा काम कर रहा है, जिसको अपने लिए कुछ करना नहीं है, और जो केवल और केवल राष्ट्र के प्रगति की बात सोचता हो, तो और अपने राष्ट्र के लोगों को समर्थ और सबल बनाने की बात सोचता हो, उसके लिए हम बोलें कि साहब डायरेक्ट जेब में पैसा क्या है। कई लोग बड़े बुद्धिजीवी हैं, वो भी आज बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट जेब में तो कुछ आया ही नहीं है। अरे भाई, डायरेक्ट जेब में लेने की जरूरत क्या है? हम आपको एक ज़िंदगी जीनी है, हमें 70 साल का एक एवरेज जीवन होता है। हम कोई भीख मांग करके जीना पसंद करेंगे? कभी नहीं करेंगे। हर आदमी का एक सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, तो हम कर्म करके जीना सीखें। तो मोदी जी ने आपको पैसा दिया, एक छोटी सी बात है, हमारे घर में हमारे परिवार में यदि कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि हम उसको पैसा देते हैं, बोलते हैं कि तू लौटाना मत, हम उसको शॉर्ट टर्म सहायता करते हैं कि ठीक है ये पैसा ले, कोई प्रॉब्लम हो तो और बता देना, लेकिन वो टाइम से हमें वापस देता है। तो ये उसका भी भाव है। तो वही भाव आज हमारे देश के अंदर हो रहा है कि हम हेल्प कर रहे हैं, हम उसको रिफॉर्म और एक तरीके से फाइनेंशियल एक लिवरेजिंग करके कि भी ठीक है ये समय है, क्योंकि ये एक समय साल भर होगा, 1.5 साल होगा, ये तो भगवान जानते हैं, लेकिन जो भी ये समय है, कष्ट का समय, उसके अंदर एक इकोनॉमिकली उसको कैसे एक हेल्प की जाए और जिससे कि वो वापस खड़ा हो जाए। और हिंदुस्तान का आदमी में इतनी ताकत है, ये ऋषि मुनियों की धरती है, यहाँ के हमारे रक्त के अंदर उनका एक पुण्य प्रताप है, हमारे अंदर एक शक्ति है कि हम उसको वापस खड़ा होना जानते हैं। हमारे देश पे इतने अत्याचार हुए, उसके बाद भी हम वापस खड़े हुए ना। तो आज मोदी जी सबको सबल बनाने के प्रयास कर रहे हैं कि भाई आप सक्षम बनो, सबल बनो, जिससे कि भारत सक्षम, हमारा राष्ट्र का यदि कोई नागरिक सक्षम होगा तो राष्ट्र भी सक्षम होगा, राष्ट्र सक्षम होगा तो वो आत्मनिर्भर होगा। सक्षम यदि नहीं है तो आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। तो आप पहले सक्षम बनो, सक्षम बनने का सपना तो देखो अपनी सोच के अंदर। यदि हम कुछ हमें मिल जाए, कुछ हमें मिल जाए, यदि ऐसी सोच रखेंगे तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि आदमी की सोच उसको आगे ले जाती है। यदि हम शुरू से ये सोचेंगे कोई हमें कुछ दे दे, कोई हमें से किसी से बेनिफिट मिल जाए, किसी का हम पैसा मार ले, किसी को हम ऐसे फ्री में हमें कुछ मिल जाए, तो यदि हमारी ऐसी सोच होगी तो हम जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि जब भी व्यक्ति जन्म लेता है वो भाई साहब एक ब्लैंक चेक होता है, उस ब्लैंक चेक के ऊपर उस मनुष्य की कीमत लिखी जाती है, और वो कीमत कोई और नहीं लिखता, केवल मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा लिखता है। तो हम अपने ऐसी सोच को सबसे पहले निकाल दें कि हमें फ्री में चाहिए, हमें फ्री में ये मिल जाए, हमें सरकार से ये मिल जाए। नहीं, हम उद्यमी हैं, हम कर्मशील व्यक्ति हैं, हम पुरुषार्थ के धनी हैं, हमें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। हमें केवल राष्ट्र हित में जो काम हो वो हमें करना चाहिए। और राष्ट्र हित में क्या काम होगा कि हम सक्षम खुद बने पहले, क्योंकि व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। यदि व्यक्ति सक्षम होगा तो हमारा समाज सक्षम होगा, और समाज सक्षम होगा तो राष्ट्र सक्षम होगा। तो इसलिए फ्री की बातों को दिमाग से निकाल दो और अपने आप को ताकतवर बनाएं। हाँ ठीक है, आज का एक संकट है, सबको प्रॉब्लम है, आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस प्रॉब्लम के समय में हमें यदि 20% का सहारा मिला है तो हम 20% का सहारा लेके हमारे स्टाफ को हम बुलाएं, हम बात करें कि भी ठीक है, अभी ये संकट काल है, इसमें हम आधी सैलरी लो, आधी सैलरी के ऊपर काम करो, समय आएगा वापस वैसा का वैसा होगा। कभी भी हम पॉजिटिव रहें, कभी भी ऐसा समय हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन आज हम अपने हिम्मत हार करके यदि हमने हमारे ही प्रधानमंत्री को ये बोलना शुरू कर दिया तो विदेशों में, भारत विश्व में क्या मैसेज जाएगा। हम संकट से संकट समय के अंदर भी खड़ा होना जानते हैं। और भाई साहब एक कथन मैंने कहीं पढ़ा था, वाक्य कि संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। तो हमें अपने मन के अंदर सबसे बड़ा ऐलान है कि मुझे विजय प्राप्त करनी है, हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर संकट से विजय प्राप्त करनी है। यही हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए। और जो इन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है वो मैं मानता हूँ कि उसमें से डीबीटी का पार्ट 2 या 3 लाख करोड़ होगा, लेकिन बाकी जो पार्ट जो उन्होंने फैसिलिटी दी है वो आम आदमी को सक्षम बनाने के दिए, उसे कर्मशील बनाने के लिए दिए कि वो खुद पैसा लेवे, उस पैसे को काम में लेवे, उसको मोबिलाइज करे, उससे खुद कमाए, बैंक को ब्याज भी देवे और वापस खड़ा होकर के बैंक का पैसा देवे, क्योंकि वही पैसा घूम करके किसी और भाई के पास जाएगा, वही पैसा रोटेट होगा। यदि आपने किसी को एक बार पैसा दे दिया वो तो खत्म हो गया, वो पैसा वापस रोटेट होकर के दूसरे के पास कैसे जाएगा। और आपने उसको निकम्मा बना दिया। तो निकम्मा बनाना, हमारे देश की जनता को हम निकम्मा बनाना चाहते हैं या सबल बनाना चाहते हैं? यदि हम सबल बनाना चाहते हैं तो जो इन्होंने पैकेज दिया है उसको अपने मस्तिष्क की आंतरिक गहराई से जाकर के देखें, और ये आपको लगेगा कि वास्तव में हमें सबल बनाने के लिए ये सब कामकारी किया है। लेकिन और हमें अपना कर्म करना पड़ेगा, हमें अपना कर्म करना पड़ेगा। और कर्म बड़ा धर्म, अपने धर्म के
ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा, क्योंकि धर्म ही ऐसा मित्र है जो मरणोत्तर तक साथ रहता है दोस्तों। इसलिए अपने एक हमारे दादाजी मेरे को एक मंत्र दे के गए थे, जो मैं 7th क्लास में था, कि हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना हरिनाम। तो अपनी हिम्मत कभी मत हारो और अपने इष्ट को कभी मत भूलो। यदि ये 2 चीज़ आपके अंदर है तो आपकी दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको आगे जाने से रोक सके। इसलिए जो भी सुविधा सरकार ने अभी दी है वो वाकई में एक सक्षम भारत की तरफ है, एक सक्षम नागरिक बनाने के लिए दी है। और सक्षम नागरिक बनेगा तो सक्षम समाज बनेगा, सक्षम समाज होगा तो सक्षम राष्ट्र का निर्माण होगा। इसलिए ये जो भ्रांति, आज मैंने तो मेरे एक बहुत पुराने मित्र को, जो कि कांग्रेसी विचारधारा का था या जो भी उसकी विचारधारा थी, आज वो वास्तव में इस बात से सक्षम हुआ, कन्विंस हो गया कि वास्तव में ये 60 साल के अंदर यदि राष्ट्र का पैसा राष्ट्र के हित में, राष्ट्र के लोगों के हित में लगाया होता तो आज हमारा भारत देश 60 साल के बाद भी इस स्थिति में नहीं रहता कि हमारे वर्कर बाहर जाकर के रोजगार के लिए भटकते फिरें। और आज उनको जो पलायन हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हर जगह रोजगार डेवलप ही नहीं हुए। तो हम यदि अपने आप को डेवलप कर लेंगे, हम अपने आप को यदि आत्मनिर्भर कर लेंगे, ठीक है, कोई चीज़ को जरूरी नहीं है कि हम उस ब्रांड के बिना जी नहीं सकते। आज संकट है, संकट में हम थोड़ा खा सकते हैं, थोड़ा पहन सकते हैं, हम सब मिल करके रह सकते हैं। जो वसुधैव कौटुंबकम का जो एक भाव था, भारत हमारा जो एक संस्कृति है, हमारे सनातन धर्म की जो संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व का कल्याण हो, सभी नागरिक सुखी रहें, तो इस भाव से हम यदि इस समय को लेंगे और हम अपने आप को सक्षम बनाने के लिए लेंगे कि हमें तो सक्षम होना है, हमें कुछ नहीं चाहिए फ्री का, हमें हाँ ठीक है शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, हमें फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, वो हम दें। और यदि आपके अंदर कोई विचार आता है, आपके अंदर कोई सोच आती है, कोई सुझाव आता है, तो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को आप लिख सकते हैं। मैं तो नॉर्मली लिखता रहता हूँ, हर महीने, एक महीने 2 महीने में कोई ना कोई मेरे दिमाग में जो भी आता है मैं लिखता हूँ। और वास्तव में वहाँ से एक ऐसा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से रेस्पॉन्स आ रहा है। तो जो चीज़ें हैं, जैसे बहुत सी सिंपल सी बात है कि सबको बीमा की बात, मेरे जब 2014 में मैंने भेजा था ऐसे लिख करके कि सबको बीमित क्यों नहीं कर दिया जाए, वो 6 महीने बाद में हुआ, लेकिन वो 10 रुपये लिख के सबको बीमा मिल गया। तो ऐसे सोशल रिफॉर्म के काफ़ी चीज़ें हैं जो हम वास्तव में भेज सकते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं जो हर चीज़ को पढ़ते हैं, हर चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं, हर नागरिक के बातों को, जो राष्ट्र हित में है और जो समाज के हित में है और जो व्यक्ति के हित में है, व्यक्ति के हित में मतलब सार्वभौमिक रूप से व्यक्ति के हित में है, कोई एक पर्सनल व्यक्ति के हित में कोई काम नहीं होता। इसलिए पूरे समाज को कैसे बढ़ाया जाए, तो हमें सबसे पहले अपनी सोच को सही करना पड़ेगा कि हमें सोच ये रखनी पड़ेगी, हमें कर्मशील होकर हमें पुरुषार्थ के बल पर आगे बढ़ना है, ना कि कोई भीख लेकर आगे बढ़ना है। इसलिए दोस्तों, जो ये पैकेज दिया है उसको ध्यान से पढ़ें, उसकी एक एक चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि हमारा देश का जो लीडर है वो हमें निकम्मा नहीं बनाना चाहता, वो हमें आलसी नहीं बनाना चाहता, वो हमें कर्मशील बनाना चाहते हैं, वो हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारे को मेहनत करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जो सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर अपन रह करके धर्म के रास्ते पे चलते हुए हम आगे बढ़ने की सोच रखते हैं, तो निश्चित तौर पे विजय हमारी होगी। और आज एक किसी ने एक पंक्ति बोली थी कि यदि भगवान के भरोसे आप सारे रहेंगे तो आपको उतना ही मिलेगा जो आपके नसीब में है, लेकिन यदि अपने कर्म के बल पर यदि आप कार्य करेंगे तो आपको भगवान भी वो देगा जो आप चाहोगे। तो इसलिए दोस्तों, अपने सोच की शक्ति को बड़ा करो, अपने सोच के दायरे को बड़ा करें हम, और ये देखें कि राष्ट्र हित में सभी लोगों का भला कैसे हो। केवल मैं मेरे स्वार्थ के लिए बात करूंगा तो वो काम कभी भी चलने वाला नहीं है और उसका कभी भला हो भी नहीं सकता। एक बार शॉर्ट टर्म हम खुश हो सकते हैं कि हमें यार मिल गया, लेकिन वो चीज़ सही नहीं है। इसलिए सभी से ये निवेदन है कि हम राष्ट्र हित में और इस राष्ट्र को सक्षम बनाएं और दुनिया देखे कि यार भारत के नागरिकों ने इस कोविड महामारी के अंदर इस महामारी को एक अवसर के रूप में बदल दिया। और देखो हिंदुस्तान किस नए रूप में खड़ा हुआ है जो आज पूरे विश्व का लीडरशिप कर रहा है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।